ठीक है, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो है अब क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग कंपोनेंट्स निकालते हैं उसके अलोंग, है ना। अब बहुत बार क्या होता है कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और मेरे को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि ये दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। तो उसको कैसे सोच सकते हो कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक प्लेन में है मान लो। ठीक है, जैसे कि ये मान लो एक पेपर है ना। तो ये एक प्लेन है पेपर, तो ये दोनों वेक्टर्स इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, है ना। तो ये जो भी प्लेन अभी मैंने दिखाया पेपर, तो उसका परपेंडिकुलर इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। अगर मैंने ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, तो ये ए वेक्टर है मान लो, ठीक है, ये बी वेक्टर है, तब फिर मैं ए क्रॉस बी के लिए क्या कर सकता हूँ कि इसके अलॉन्ग अपना राइट हैंड रखो ऐसे करके, तो ये ए वेक्टर हो गया। और क्रॉस बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर के तरफ जाओ। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तब ये जो थंब आपका जो डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो उसके अलोंग जो है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन डायरेक्शन के लिए ये हो गया कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये जो डायरेक्शन आया थंब का वो मेरा ये हो गया। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा बाहर की तरफ, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मतलब बी वेक्टर को यहाँ पर रखो और ए वेक्टर की तरफ मोड़ो, तो ये थंब जो है इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाहर आ रहा था, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है वो अंदर जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भी आ रहा है मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्लेन में है ना, जो भी प्लेन में है, तो इसका जो क्रॉस आएगा ये बाहर आएगा, मतलब कि ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सोच के पढ़ाई करो। तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर है, तब फिर इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ये होगा कि मैंने मॉड ए लिया, मॉड बी लिया, और दोनों के बीच के साइन लिया। मतलब डॉट में हम लोग क्या ले रहे थे, कॉस ले रहे थे, इसमें हम लोग साइन लेंगे। ठीक है, और एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे एन कैप, और ये यूनिट वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन करेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सोच सकते हो, हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके परपेंडिकुलर कितना कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे ये क्या था हम लोग का मॉड बी कॉस थीटा था, है ना, तो इसको सोच सकते हो मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, तो मॉड बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय मॉड ए। ठीक है, और एक डायरेक्शन भी उसका होगा दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर मान लो वेक्टर इस टाइप से है, ठीक है, दोनों वेक्टर, तो अगर मैं ए क्रॉस बी लूँगा तो मॉड ए मॉड बी साइन ज़ीरो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि परपेंडिकुलर में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। अगर मान लो वेक्टर ये पूरा परपेंडिकुलर इस टाइप से, ठीक है, तो अब क्या होगा, मॉड ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड बी टाइम्स साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, तो मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ। ठीक है, तो उस केस में जो है फिर मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोच सकते हो कि ए डॉट बी जो है वो ये वाला कंपोनेंट दे रहा था पैरेलल वाला कि कितना इसके अलोंग है, और फिर अगर हम लोग क्रॉस ले रहे हैं तो फिर वो दिखा रहा है कि परपेंडिकुलर में जो है कितना कंपोनेंट है। इस टाइप से सोच सकते हो। लेकिन मेन जो यूज़ होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि कभी भी अगर चाहिए कि दो वेक्टर्स दिया हुआ है और दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर चाहिए, तब फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और फिर ये एन कैप जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर अभी दिखाया आप लोगों को कि ए वेक्टर के अलोंग अपना हाथ रखो और बी वेक्टर की तरफ मोड़ो, तो ये थंब जिधर जाएगा वो डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर वो इस टाइप से हो जाएगा, तो थंब जो है उल्टा डायरेक्शन, है ना। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो अगर क्रॉस करेंगे तो फिर ये थंब बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये एन कैप से कह सकते हैं, और फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तब फिर इसका जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखूं तो वो क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ये एन कैप, और फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड बी मॉड ए, या फिर मॉड ए मॉड बी जो लिखना है साइन थीटा टाइम्स एन वन कैप। तो एन वन कैप क्या होगा, इसका उल्टा है ना, मतलब माइनस एन कैप। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर।
ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। तो ए वेक्टर सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग क्या लिखते थे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना, दोनों सेम ही था। लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग अपना जो 3 बेसिक हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप है, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप है। तो फिर अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सोच सकते हो, फिर से ये रूम वाला जो नीचे में जाओ, तो ये आई कैप इस तरफ हो गया, जे कैप इस तरफ हो गया। तो अगर मैं आई कैप की तरफ हाथ रखूँ अपना, ठीक है, इस तरफ हाथ रखूँ और फिर इस तरफ मोड़ूँ, तो थंब जो है ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, वो के कैप हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड आई कैप मॉड जे कैप, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन ऑफ 90 डिग्री 1 हो जाएगा, और फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के कैप के अलोंग हम लोग का वेक्टर। ठीक है, तो ये 1 इंटू 1, तो ये के कैप। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। और अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करता हूँ, ठीक है, जे कैप क्रॉस आई कैप करता हूँ, तब फिर थंब जो है नीचे की तरफ होगा। ठीक है, सोचना इसके बारे में। तो अगर मैं जे कैप क्रॉस के आई कैप करता हूँ, जे कैप क्रॉस आई कैप, तब जो मेरा थंब है वो नीचे जाएगा, है ना। तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, वो माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है देखने के लिए, मतलब सोचने के लिए, ये साइक्लिक ऑर्डर के बारे में सोच सकते हो कि मैंने आई लिखा, फिर जे लिखा, फिर के। ठीक है, तो आई फिर जे फिर के। ठीक है, तो अगर ये ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, ठीक है, आई जे के, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा था, जे के आई, मतलब आई जे के, है ना। तो जे के आई मतलब वही इसी साइकिल में हम लोग जा रहे हैं, के आई जे के आई जे। ठीक है, तो जब तक इस साइकिल में हम लोग जा रहे हैं, आई जे के वाला साइकिल में, तब तक साइन जो है वो माइनस नहीं होगा, है ना। आई क्रॉस जे के कैप हो जाएगा, जे क्रॉस के आई कैप। ठीक है, और सोचने के लिए यही सोचो कि आई जे के आ रहा है, यहाँ पर भी अगर यहाँ से फिर से वापस जाओगे तो आई जे के आ रहा है, यहाँ पर भी आई जे के आ रहा है, तब पॉजिटिव साइन है। अगर कुछ इस टाइप से हो गया, जे क्रॉस आई, ठीक है, तो जे क्रॉस आई तो माइनस के कैप होगा, तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप। तो यहाँ पर सोच सकते हो आई के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है ना। तो फिर ये उल्टा हो गया, आई जे के वाला ऑर्डर नहीं हुआ, तब फिर हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली के जे आई है ना, तो आई के बाद के आ रहा है, तब फिर हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर आई के आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो या तो इस टाइप से विजुअलाइज करके सोच सकते हो हमेशा, नहीं तो जल्दी सोचने के लिए ये कि आई जे के का ऑर्डर अगर फॉलो हो रहा है आई जे के, तब फिर प्लस ही रहेगा आई जे के, और अगर आई के बाद के आ गया, है ना, आई के, तब फिर माइनस हो गया, यहाँ पर भी आई के हो गया, यहाँ पर आई के हो गया, तब फिर माइनस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से सोच सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब मान लो पहले क्या हो रहा था कि अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करूँ, तब फिर क्या हो रहा था, मॉड आई कैप का स्क्वायर, है ना, तब फिर ये 1 हो रहा था मेरा। लेकिन अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ये तो ज़ीरो होगा, क्योंकि मॉड ऑफ आई कैप टाइम्स मॉड ऑफ आई कैप टाइम्स साइन ऑफ ज़ीरो, तो फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी ज़ीरो, के कैप क्रॉस के कैप जो है ये भी ज़ीरो। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन जो है जानना ज़रूरी है कि अगर मैं डॉट लेता हूँ तो 1 आता है, ठीक है, और आई डॉट जे जो था वो ज़ीरो हो रहा था, लेकिन आई क्रॉस जे जो है वो के हो रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन है, इसके बारे में सोचना। ठीक है, और ये सारा अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और ये सब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, अब एक हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर ए वेक्टर है इस टाइप से दिया हुआ, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, तो ए डॉट बी लेना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, है ना। तो वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग निकाल सकते थे। अब सिमिलरली अगर मेरे को मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका भी सिंपल इस तरीके से कि ए वेक्टर को यहाँ पर लिख दो, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप क्रॉस, फिर यहाँ पर बी वेक्टर आ जाएगा, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अब ए वन आई कैप, ठीक है, अब सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर लिखते जाओ। ठीक है, तो इसके साथ जाएगा ए वन बी वन टाइम्स आई कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना, आई कैप क्रॉस आई कैप ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर
A1 B2 आई क्रॉस जे आएगा। ठीक है, तो A1 B2 आई क्रॉस जे क्या होगा, के, है ना, तो इसको यहाँ पर लिख दो A1 B2 के कैप। ठीक है, फिर A1 B3 आएगा आई क्रॉस के। ठीक है, तो वो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कि माइनस A1 B3 जे। ठीक है, फिर A2 का सोचो, तो यहाँ पर जे क्रॉस आई, तो फिर से माइनस के आ जाएगा, तो A2B1 माइनस के कैप, ये खुद से लिख के करो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर A2 यहाँ पर जे कैप क्रॉस जे कैप आ जाएगा, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। फिर जे कैप क्रॉस के कैप, तो वो आई कैप होगा, तो A2B3, है ना, A2B3 आई कैप। ठीक है, फिर A3 का देखो, तो A3B1, तो आई जे के फॉलो हो रहा है ना, तो A3B1 जे कैप प्लस साइन के साथ, फिर के जे, फिर आई, तो ऑर्डर चेंज हो गया, तब फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पर A3B2 माइनस A3B2 आई कैप, और फिर के कैप क्रॉस के कैप ज़ीरो। ठीक है, तो अगर मैं आई कैप वाले को साथ में लिखूँ तो क्या आएगा, A2B3 माइनस A3B2, ठीक है, आई कैप। फिर उसके बाद जे कैप को अगर लिखूँ तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके, तो A1B3 माइनस A3B1, फिर प्लस A1B2 माइनस A2B1 के कैप। ठीक है, तो ये वाला जो रिजल्ट है इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। आई होप डिटर्मिनेंट का बेसिक आता होगा, नहीं तो फिर यहीं पर हम लोग देख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट जैसे इस टाइप से है, आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ पर A1 A2 A3 है, ये B1 B2 B3 है। ठीक है, तो इसको अगर एक्सपैंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आता है, प्लस साइन आता है, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन। ठीक है, तो आई कैप टाइम्स फिर ये वाला डिटर्मिनेंट जो बच गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको और इसको हटा दो, तो A2B3 माइनस A3B2। ठीक है, तो A2B3 माइनस A3B2। ठीक है, फिर ये माइनस जे कैप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर ये वाला हटा दो, तो A1B3 माइनस A3B1, A1B3 माइनस A3B1। ठीक है, प्लस फिर के कैप, तो के कैप के लिए ये हटा दो, तो A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो ये जो लिखा है हम लोगों ने और ये वाला जो लिखा है ये सेम ही चीज़ को लिखा है। ठीक है, लेकिन ये लिखने में थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया कि ए कैप क्रॉस बी कैप दिया है, तो डिटर्मिनेंट आई जे के लिख दो, फिर यहाँ पर A1 A2 A3 लिख दो, B1 B2 B3 लिख दो, तो ए कैप क्रॉस बी कैप आ जाएगा, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दो तो। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिखने का थोड़ा सा और आसान तरीका है, थोड़ा और जल्दी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए वेक्टर जो है उसका तीनों कंपोनेंट्स को लिख दो, A1 A2 A3, बी वेक्टर का तीनों कंपोनेंट्स लिख दो, B1 B2 B3। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा, A2B3 माइनस A3B2, है ना, तो A2B3 माइनस A3B2 ये कंपोनेंट लिख दो। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा कि A3B3 है, तो यहाँ पर सोचो कि A1B1 लिखा मैंने, है ना, A3B3, और ये वाला जो A1B1 है, तो A3B1 माइनस A1B3। ठीक है, तो A3B1 माइनस A1B3। ठीक है, और फिर लास्ट वाला बच गया, तो फिर से यहाँ पर A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा टाइम जो है बच सकता है, मतलब इस टाइप, मतलब ये सेम ही चीज़ है, मतलब इसको एक्सपैंड करके लिखो तो ये आई कैप का कंपोनेंट हो गया, ये जे कैप का हो गया, ये के कैप का हो गया। ठीक है, तो या तो इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, समझ में आए तो इस टाइप से करो, नहीं तो फिर इसी टाइप से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ए वेक्टर का कंपोनेंट लिखो A1 A2 A3, बी वेक्टर का लिखो B1 B2 B3। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा, A2B3 माइनस A3B2। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, ये A3B1 माइनस A1B3। ठीक है, और फिर लास्ट में A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो इस टाइप से समझ में आया तो इस टाइप से, नहीं तो फिर ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आई जे के, फिर यहाँ पर A1 A2 A3 और फिर B1 B2 B3। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट हो गया, फिर अब क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे हैं। तो ये सब जो है फिर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम पर हम लोग अप्लाई करेंगे, तब और समझ में आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मान लो मेरे पास कोलिनियर वेक्टर्स है। तो कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी लाइन इमेजिन कर लो यहाँ पर कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन के जो है ये पैरेलल है, तो ये ए वेक्टर भी पैरेलल है, बी वेक्टर भी पैरेलल है, सी वेक्टर भी पैरेलल है। तो ये सारे जो भी वेक्टर्स हैं इसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं कि ये ए वेक्टर है, तब मेरे को क्या चाहिए कि डायरेक्शन तो यही चाहिए, है ना, बस इसका मैग्नीट्यूड कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास ए वेक्टर है और मैं लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर कर दूँ,
ठीक है। तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर का क्या होगा कि डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, मतलब जो भी ए वेक्टर का डायरेक्शन था वही रहेगा, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो लैम्डा मान लो कि जैसे ये ए वेक्टर था, ठीक है, मैंने 2 टाइम्स ए वेक्टर कर दिया, तब फिर ये 2 टाइम्स ए वेक्टर कर दिया, या फिर मैंने -2 टाइम्स ए वेक्टर कर दिया, तब फिर उसका डायरेक्शन ये उल्टा हो जाएगा, तो -2 टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है। तो ये जब भी कॉलिनियर वेक्टर्स हैं, मतलब कि वो बस हम लोग कुछ लैम्डा स्केलर है, ठीक है, उसके वो टाइम्स हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है। तो बी वेक्टर को हम लोग कुछ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर लिख सकते हैं, सी वेक्टर को हम लोग कुछ म्यू टाइम्स ए वेक्टर। और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को लाइक वेक्टर भी कहते हैं, और डायरेक्शन पूरा ठीक इस टाइप से उल्टा है तब उसको हम लोग अनलाइक वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये सारे जो हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है। तो कोलिनियर में क्या होगा कि अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लूँगा तब फिर क्या आ जाएगा कि मॉड ए वेक्टर टाइम्स मॉड बी वेक्टर टाइम्स कॉस ऑफ ज़ीरो। ठीक है। तो वो 1 है ना, तो मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर आ जाएगा। या फिर अगर इस टाइप से अनलाइक वेक्टर है, मतलब उल्टा है, तब फिर क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या आ जाएगा मॉड ए मॉड सी, लेकिन आगे में साइन जो है माइनस हो जाएगा क्योंकि कॉस ऑफ पाई है ना, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री वो -1। ठीक है। और अगर मैं क्रॉस लूँगा दोनों का, ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0 वेक्टर है ना। और फिर अगर मैं ए क्रॉस सी लेता हूँ, क्यों है 0, मॉड ए मॉड बी फिर साइन 0 तो 0 हो गया, ए क्रॉस सी तो मॉड ए मॉड सी फिर साइन 0 तो वो 0, तो फिर हमारे पास जो है यहाँ पर 0 वेक्टर आ गया। ठीक है। तो अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब फिर मॉड ए मॉड बी आ जाएगा, अगर दोनों अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दोनों के बीच में तब फिर वो जो है वो 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा था पहले कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होता है तो या तो ए वेक्टर 0 है मैग्नीट्यूड 0, या तो बी वेक्टर 0, या फिर दोनों परपेंडिकुलर है, तो वो डॉट प्रोडक्ट के लिए था। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या कहेंगे कि अगर ए क्रॉस बी 0 है तो इसका मतलब क्या है कि या तो मॉड ए 0 है या तो मॉड बी 0 है या फिर दोनों कोलिनियर है ना, मतलब कि दोनों के बीच में एंगल या तो 0 है या तो पाई है ना, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है। तो अगर नॉन जीरो वेक्टर बोला गया है कि ए वेक्टर बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, तो फिर अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 आ रहा है तब फिर हम लोग बोलेंगे दोनों वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि क्या बोला गया है कि मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि मेरे को एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। ठीक है। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होने चाहिए और यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है। तो अगर मैंने दोनों का क्रॉस ले लिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है दोनों के, है ना। अब मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब मैं इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या है, एक बाहर आ सकता है प्लेन से और एक अंदर जा सकता है प्लेन के। ठीक है। तो बाहर वाले को प्लस लिख दिया और अंदर वाले को माइनस। ठीक है। तो इस टाइप से सोच सकते हो कि ये मेरा प्लेन है ना, तो यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं, मान लो कि ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ये प्लेन पे लाई कर रहा है, इस टाइप से सोचो। ठीक है। ये दोनों है। ठीक है। अब दोनों का क्रॉस, तो दोनों का अगर मैंने क्रॉस लिया, तो अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेता हूँ तो ये बाहर वाला एक आएगा, है ना, और अगर मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये बाहर वाला यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और अगर मैंने बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिया या फिर माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ले लिया, तब फिर वो क्या आ जाएगा कि अंदर वाला आ जाएगा, है ना, जो प्लेन के अंदर जा रहा है। तो ये 2 यूनिट वेक्टर्स हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, एक प्लेन से बाहर वाला और एक प्लेन से अंदर वाला। ठीक है। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज दिस। ठीक है। कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ले लो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है। और एक बाहर वाला प्लस आ जाएगा और अंदर वाला माइनस। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे जगह यूज़ होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर जो है, मतलब क्रॉस जो हम लोग ले रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो मान लो जैसे मेरे पास एक ये ए वेक्टर है, ठीक है, एक ये बी वेक्टर है, और ये दोनों को जोड़ के मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। तो उसके लिए क्या होगा कि बी वेक्टर को मैंने यहाँ पर एक बार शिफ्ट कर दिया। ठीक है। तो ये भी मेरा बी वेक्टर है,
ठीक है, और फिर ए वेक्टर को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ए वेक्टर, तो ये जोड़ के मेरे पास क्या आ गया, पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम का अगर मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो बेस है इसका, तो बेस एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स ये हाइट। ठीक है, तो ये हाइट क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है दोनों के बीच में, तो ये मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा, है ना, तो मॉड बी साइन थीटा, तो एरिया क्या हो जाएगा, मॉड ए टाइम्स मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है आपका, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, फिर एक यूनिट वेक्टर आएगा, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो फिर जो भी पैरेललोग्राम बनाएगा उसका जो एरिया है वो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और सोच सकते हो कि ये पैरेललोग्राम को अगर मैंने दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ये ट्रायंगल, तो एक ये ट्रायंगल आ जाएगा ओ ए बी, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ ये पूरा पैरेललोग्राम, है ना, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, वो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो ये भी कहीं पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ट्रायंगल के तीन यहाँ पर हैं ए बी सी, और सबके पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या कि कहीं पर ओरिजिन होगा, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर है वो मेरा ए वेक्टर है। ठीक है, फिर ये ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला बी पॉइंट को वो मेरा बी वेक्टर है, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला पॉइंट सी को वो मेरा सी वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया है। अब मेरे को ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये एक ए बी वेक्टर निकाल लिया, है ना, ए बी वेक्टर निकाल लिया, एक फिर ये ए सी वेक्टर निकाल लिया, फिर दोनों का क्रॉस ले लिया और मैग्नीट्यूड ले लिया और हाफ से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये ए बी वेक्टर क्या होगा, ठीक है, अगर कोई भी मेरे पास मान लो ये ए वेक्टर दिया है, ठीक है, ये बी वेक्टर दिया है, और मेरे को ये वाला वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना, ये वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कैसे सोच सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होना चाहिए, बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, आई होप, कि कोई भी सी वेक्टर है, कोई भी डी वेक्टर है, तो मेरे को ये वाला चाहिए कि सी से डी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो इसको ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो ये वाला ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो जिस तरफ जा रहे हैं वो माइनस दिस, है ना, ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो सी माइनस ए वेक्टर, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया, ये मेरा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया, तो दोनों का मैंने क्रॉस ले लिया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लिया, हाफ से डिवाइड कर दिया, तो फिर वो ट्रायंगल का एरिया दे दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, बी क्रॉस सी, फिर माइनस बी क्रॉस ए, फिर माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो बी क्रॉस ए को माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, है ना, तो ए क्रॉस बी आ गया, प्लस बी क्रॉस सी, फिर माइनस ए क्रॉस सी को प्लस सी क्रॉस ए लिख दिया। ठीक है, तो इसको भी काफ़ी सारे लोग याद करते हैं। ठीक है, कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अगर ए बी सी पोजिशन वेक्टर दिया है तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, तो या तो याद कर सकते हो, या फिर मैं जनरली ऐसे ही प्रेफर करता हूँ कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लो, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लो, और फिर दोनों का क्रॉस ले लो। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड ले लो और फिर हाफ से डिवाइड कर दो। ठीक है, और एक क्या हो सकता है कि पैरेललोग्राम का इंस्टेड ऑफ दिस ए वेक्टर बी वेक्टर क्या दे सकते हैं कि ये जो डायगोनल वेक्टर्स हैं वो दे दिया, कि ये d1 वेक्टर दे दिया और ये d2 वेक्टर दे दिया, तब एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये d1 वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर d1 वेक्टर है, और फिर ए वेक्टर प्लस d2 वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस d2 वेक्टर मेरा बी वेक्टर है ना, तो d2 वेक्टर मेरा क्या हो गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये d1 वेक्टर हो गया, d2 वेक्टर हो गया, तो यहाँ से मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को d1 d2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 2b वेक्टर, तो वो d1 प्लस d2 हो जाएगा, तो b वेक्टर क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये सबको लिख के सोचो तो समझ में आ जाएगा। ए वेक्टर चाहिए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो d1 माइनस d2,
फिर यहाँ पर 2a वेक्टर आ जाएगा तो फिर वो -2 मतलब डिवाइड बाई 2, d1 माइनस d2 बाई 2, ठीक है। तो अब बस वही वाला, फिर a वेक्टर पता चल गया, b वेक्टर पता चल गया, तो एरिया चाहिए मतलब मॉड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। तो 1/4 टाइम्स मॉड ऑफ माइनस d1 क्रॉस d2 प्लस d2 क्रॉस d1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो इसको खुद से सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या हो गया कि अगर a वेक्टर दिया है, b वेक्टर दिया है, ये साइड से पैरेललोग्राम के, तब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मॉड ये एरिया हो गया, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ साइड्स अगर मेरे को डायगनल्स दे दिया है, ठीक है, कि ये मेरा d1 वेक्टर है और ये मेरा d2 वेक्टर है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो फिर d1 वेक्टर d2 वेक्टर दिया तो a वेक्टर और b वेक्टर निकाल लो, और फिर उससे जो है क्रॉस लेके एरिया निकाल लो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ट्रिपल मतलब कि 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी इन्वॉल्व, और फिर स्केलर मतलब एंड में जो आएगा रिजल्ट वो एक स्केलर होना चाहिए, मतलब वो वेक्टर नहीं होगा, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। मान लो ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा सी वेक्टर है, ठीक है। दोनों का मैंने क्रॉस लिया, ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मैंने लिया, ठीक है। तो एक वेक्टर आएगा प्लेन से बाहर, है ना। अब मैंने क्या किया कि और एक तीसरा वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक तीसरा वेक्टर है ए वेक्टर, तो उसका मैंने डॉट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि कोई भी ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आया, ठीक है। तो ये मैंने ए वेक्टर का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसको मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहूँगा, ठीक है। तो सोचो उसके बारे में कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसको, कि मान लो ये मेरा बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में एंगल बीटा है, ठीक है। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा कि मॉड बी मॉड सी साइन बीटा, है ना, मॉड बी मॉड सी साइन बीटा, और फिर एक एन कैप जो कि बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है ना, बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो एन कैप आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये ए वेक्टर है और ये एन कैप, ठीक है, इसके बीच में मान लो कि कुछ एंगल है अल्फा, ठीक है। तो हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब ए वेक्टर का ये एन कैप के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा कि मॉड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स फिर ये, मतलब एन कैप के साथ नहीं, मतलब ये पूरा वेक्टर को अगर मैं एन वेक्टर कह दूँ, ठीक है, एन वेक्टर कह दूँ मैं ये पूरा वेक्टर को, तो मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मॉड ए, और फिर ये एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा मॉड बी मॉड सी साइन बीटा, है ना। और ये एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ एन कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर दोनों के बीच में एंगल, है ना। मैं ये पूरा जो चीज़ है, ये जो पूरा चीज़ है, इसको मैं एन वेक्टर कह रहा हूँ, है ना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या आ जाएगा कि मॉड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मॉड ऑफ एन वेक्टर टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो एंगल क्या है यहाँ पर अल्फा, तो कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर जो है वो ये आ जाएगा, और फिर मॉड ऑफ एन वेक्टर मतलब क्या कि मॉड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स मॉड ऑफ सी वेक्टर टाइम्स साइन बीटा, ठीक है। तो इस टाइप से सोचो, ठीक है। जैसे ये दोनों वेक्टर्स हो गए हैं, ये एक प्लेन में है, ठीक है। तो बी क्रॉस सी ले लिया मैंने, तो ये बाहर की तरफ एक वेक्टर आ गया, ठीक है। अब कोई भी तीसरा वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैंने वो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट एक पैरेललो पाइप्ड को कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है, और ये दोनों को मिला के एक पैरेललोग्राम बना दो यहाँ पर, है ना। तो ये बेस हो गया मेरा, ठीक है। अब वो बेस को जो है उठा के आप बाहर ले जाओ, तो वो मतलब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसको फिर एक हाइट दे दो, इस टाइप से उसको 3D एक स्ट्रक्चर बना दो, है ना। यहाँ पर जो भी पैरेललोग्राम है उसको निकाल के ऐसे बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक पैरेललोपाइड बनेगा,
ठीक है। तो उसका अगर मेरे को वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा कि बेस का एरिया निकालना पड़ेगा इनटू हाइट। ठीक है। तो बेस का एरिया कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम है तो एरिया क्या होगा उसका, मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। तो बेस एरिया ये हो जाएगा कि मॉड बी मॉड सी साइन बीटा, है ना, दोनों के बीच में एंगल। ठीक है। तो ये हमारा बेस एरिया हो गया। ठीक है। अब इसका हाइट चाहिए, तो हाइट क्या होगा कि ये जो ए वेक्टर है उसका ये जो परपेंडिकुलर है उसके में प्रोजेक्शन क्या है ना। तो ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का। तो हाइट अगर मेरे को चाहिए तो इसका इसके अलोंग प्रोजेक्शन क्या है। ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या है, मॉड ऑफ ए कॉस एल्फा, है ना, एल्फा यहाँ पर एंगल है तो फिर मॉड ए कॉस एल्फा प्रोजेक्शन है इसका। तो हाइट क्या हो गया, मॉड ए कॉस एल्फा। तो वॉल्यूम क्या हो गया, मॉड बी मॉड सी साइन बीटा, मतलब बेस एरिया टाइम्स हाइट, है ना। तो बेस एरिया टाइम्स हाइट, तो ये जो है हमारा वॉल्यूम हो गया। तो इसको अगर देखोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेम चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है वही सेम चीज़ लिखा है। ठीक है। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये एक पैरेलल पाइप जो है उसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब इसके बारे में सोचोगे अगर कि अगर मैं, और ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी इसको हम लोग बॉक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बी सी इस टाइप से। ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, अब इसका अगर देखोगे तो इसमें क्या होगा कि ये या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कब आएगा कि जैसे अगर राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि बी वेक्टर है सी वेक्टर है, अगर मैंने क्रॉस लिया है ना तो फिर जो परपेंडिकुलर वाला है ये यहाँ बाहर आए तो ए वेक्टर भी मान लो कि कहीं इसी तरफ है ना, तब फिर दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब फिर वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। लेकिन मान लो कि ये जो है अंदर की तरफ मतलब ए वेक्टर कहीं इस तरफ है, तब फिर डॉट प्रोडक्ट जो लेंगे उसके साथ इसके साथ, ठीक है, तब फिर एंगल क्या हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तब फिर जो डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम नेगेटिव। तो वॉल्यूम नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो जो पैरेलल पाइप है या तो वो बाहर निकल रहा है तब फिर वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा, और अगर वो पैरेलल पाइप अंदर जा रहा है, ठीक है, तब फिर वो वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, है ना। लेकिन हम लोग वॉल्यूम बोल रहे हैं तो वॉल्यूम नेगेटिव कोई सेंस नहीं बनता है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना, मतलब ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर उसका हम लोग मॉड लगा देंगे। और ये मैग्नीट्यूड मतलब क्या कि ये स्केलर है तो अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव ही निकलेगा, और अगर -2 आ गया वॉल्यूम तो फिर हम लोग उसको मॉड ऑफ -2 मतलब 2 करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो ये मॉड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। इसको भूल मत जाना कि वॉल्यूम जब भी सोच रहे हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में सोचो लेकिन उसका मॉड, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो अब इसके बारे में सोचो कि ये कब कब जीरो हो सकता है। ठीक है। तो जैसे ये बी वेक्टर है सी वेक्टर है, ठीक है, अब मान लो कि ये ए वेक्टर जो है उसी के प्लेन में है, मतलब बी वेक्टर सी वेक्टर के ही प्लेन में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक ये मेरा एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये पेपर, तो ये बी वेक्टर है मान लो, ये सी वेक्टर है मान लो, ठीक है, तो ये एक प्लेन में हो गया बी वेक्टर सी वेक्टर। अब जो तीसरा जो मेरा ए वेक्टर है वो भी मान लो कि सेम ही प्लेन में है, ठीक है, वो भी सेम प्लेन में है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं बी क्रॉस सी लूँगा तो वो वाला जो वेक्टर आएगा वो तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब वो परपेंडिकुलर का मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कब ज़ीरो हो सकता है, अगर ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम प्लेन में है ना, ए बी सी तीनों अगर सेम प्लेन में है तब फिर हमारा जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर पैरेलल पाइप बना रहे हैं तो एक ए वेक्टर हो गया बी वेक्टर हो गया या फिर बी वेक्टर हो गया सी वेक्टर हो गया, और ए वेक्टर जो है वो उसको बाहर लेके जा रहा है पैरेलल पाइप को, लेकिन ए वेक्टर भी अगर सेम प्लेन में हो गया तब फिर क्या हो गया कि आपका पैरेलल पाइप ख़त्म हो गया, मतलब स्क्वीज हो गया, एक ही प्लेन में आ गया, तो वॉल्यूम जो है उसका ज़ीरो आ गया। ठीक है। तो अगर मेरा ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी, तो अगर ये ज़ीरो आ जाता है
तो या तो कोई एक वेक्टर जीरो है ना, या तो ए वेक्टर जीरो है, या तो बी वेक्टर जीरो है, या तो सी वेक्टर जीरो है, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो है, या फिर ये ए वेक्टर जो है इसी प्लेन में है, मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन में, ठीक है। या फिर और एक केस क्या है कि अगर मेरा बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है दोनों कोलिनियर है, ठीक है। तो अगर दोनों कोलिनियर है मतलब क्या, कि अगर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तब फिर वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस हो सकता है, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन आएगा कोप्लेनर है कि नहीं। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या है कि सारे वेक्टर्स जो हैं एक ही प्लेन में हैं। तो अगर मेरे को ये चेक करना है कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक ही प्लेन में है कि नहीं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि तीनों का आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। अगर ज़ीरो आ जाएगा मतलब क्या हो गया कि तीनों कोप्लेनर है, तीनों एक ही प्लेन में है, तो हमारा ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा बॉक्स ऑफ, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बॉक्स भी बोलते हैं, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी अगर मेरा ज़ीरो आ रहा है तो या तो ए वेक्टर ज़ीरो है, या तो बी वेक्टर ज़ीरो है, या तो सी वेक्टर ज़ीरो है ना। या फिर इनमें से कोई दो वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, ठीक है। तो अगर कोलिनियर है मतलब क्या कि ये बी वेक्टर और सी वेक्टर कुछ इस टाइप से है ना, तो आपका जो बेस है वो बन ही नहीं रहा है, मतलब पैरेललोग्राम का बेस ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम फिर से ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो दो वेक्टर्स कोलिनियर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है और वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, ठीक है, तो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स और उनका अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया और वो भी जीरो आ रहा है, तब फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो हमारे कोप्लेनर है, मतलब कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो अब कोई भी तीसरा जो वेक्टर है, मतलब ये दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो अगर इसके प्लेन में कोई भी तीसरा मेरे को ए वेक्टर चाहिए, तब फिर मैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ इसके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे को कोई भी ए वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो मान लो कि वो क्या है कि वो टू बी वेक्टर है और फिर माइनस सी वेक्टर है, ठीक है, और ये जो है ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। तो अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दिए गए हैं तो उसके प्लेन में बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं उसको हम लोग ये दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वन टाइम्स बी वेक्टर प्लस लैम्डा टू टाइम्स सी वेक्टर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बाद में थोड़ा और देखेंगे, लेकिन अभी के लिए दिमाग में क्या रख सकते हो कि अगर तीन वेक्टर्स हैं नॉन जीरो नॉन कोलिनियर और मेरे को बताना है कि तीनों कोप्लेनर है कि नहीं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लो, अगर ज़ीरो आ गया तब फिर तीनों वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर है, ठीक है। तो ये काफ़ी बार यूज़ होता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको हम लोग इवेल्युएट कैसे करते हैं। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी है, तो हम लोगों ने क्या कैसे डिफाइन किया था कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी है ना, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या था, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है। बी वेक्टर ये है, मान लो बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, फिर सी कैप सी वेक्टर ये है सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है। तो ये बी क्रॉस सी हम लोग कैसे निकालते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, फिर इसका कंपोनेंट लिख दिया बी वन बी टू बी थ्री, फिर इसका कंपोनेंट लिख दिया सी वन सी टू सी थ्री। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ए डॉट लेना है इसके साथ, है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो जब ए डॉट बी हम लोग लेते हैं तब फिर क्या होता है, ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, है ना। तो क्या होता है कि आई कैप की जगह ए वन आ जाता है ना, जे कैप की जगह ए टू आ जाता है, के कैप की जगह ए थ्री आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ए डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लेता हूँ तब फिर क्या होगा कि ये आई कैप की जगह ए वन आ जाएगा, है ना, आई कैप की जगह ए वन आ जाएगा, ठीक है। फिर जे कैप की जगह ए टू आ जाएगा, के कैप की जगह ए थ्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये बोल के रहा हूँ कि इसको अगर एक्सपैंड करके लिखोगे तो क्या आएगा, आई कैप टाइम्स बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री, है ना। फिर हम लोग उसको ए वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए वन टाइम्स बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ए वन लिख दिया। फिर ये यहाँ पर क्या आएगा, माइनस जे कैप टाइम्स बी वन सी थ्री माइनस सी वन बी थ्री, और फिर ए टू के साथ डॉट लोगे तब फिर वो माइनस ए टू टाइम्स बी वन सी थ्री माइनस सी वन बी थ्री, तो यहाँ पर सीधा ए टू लिख दिया। और फिर के कैप है यहाँ पर, तब फिर यहाँ पर क्या आता कि प्लस के कैप टाइम्स बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, तो ए थ्री के कैप डॉट ले रहे हैं, है ना, तब फिर
क्या आ जाएगा कि A3 टाइम्स B1C2 माइनस B2C1, ठीक है। तो A डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर लेना है, तो डिटर्मिनेंट ले लो, फिर पहला जो रो है उसमें A वेक्टर का लिख दो A1 A2 A3, फिर दूसरे वेक्टर का लिख लो B1 B2 B3, और फिर तीसरे वेक्टर का लिख लो C1 C2 C3, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस फॉर्म को जो है याद कर लो कि A डॉट B क्रॉस C है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 यहाँ पर C1 C2 C3, ठीक है। तो अब जो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी जो है, मतलब जो भी डिटर्मिनेंट का जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। तो इसके बारे में सोच कैसे सकते हैं कि जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो तो साथ में ये डिटर्मिनेंट के बारे में सोचो कि पहला रो जो है वो ए वेक्टर्स के कंपोनेंट है A1 A2 A3, दूसरा रो जो है वो बी वेक्टर के कंपोनेंट है B1 B2 B3, तीसरा रो जो है वो C1 C2 C3 है, सी वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो अब मान लो कि कोई भी एक वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर है ना, मतलब कि तीनों कंपोनेंट्स जो हैं उसके ज़ीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट में एक पूरा रो जो है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग अगर मैं एक्सपैंड कर दूंगा तो ज़ीरो टाइम्स समथिंग ज़ीरो, फिर माइनस ज़ीरो टाइम्स समथिंग ज़ीरो, फिर प्लस ज़ीरो टाइम्स समथिंग ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो तो वो ज़ीरो आ जाएगा, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज़ है। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर अभी भी कोई समझने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं, है ना। तो अगर एक रो ज़ीरो हो जाता है तब फिर डिटर्मिनेंट ज़ीरो, तो बॉक्स ऑफ ज़ीरो BC अगर आ गया तब फिर वो ज़ीरो हो गया, है ना। अब मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप से बॉक्स ऑफ AAC, तो जैसे ही AAC आ गया तो A और A तो क्या है, आपस में क्या है, कोलिनियर है ना। तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वहाँ से भी सोच सकते हो कि इसका ज़ीरो आना चाहिए, और या फिर डिटर्मिनेंट से सोच सकते हो कि एक रो जो है A1 A2 A3 आ गया, दूसरा रो फिर से A1 A2 A3 आ गया, फिर C1 C2 C3, तो दोनों रो सेम हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे सोच सकते हैं, जैसे रो वन माइनस रो टू, तो A1 माइनस A1 ज़ीरो, A2 माइनस A2 ज़ीरो, A3 माइनस A3 ज़ीरो, तो फिर ये जो है ज़ीरो आ जाएगा। तो कोई भी अगर दो सेम आ गया तब फिर ये जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मान लो बॉक्स ऑफ K1A K2B C है, तब फिर डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पर एक रो में क्या आ जाएगा, K1A1 K1A2 K1A3, फिर K2B1 K2B2 K2B3, ठीक है। तो पहला रो से K1 कॉमन ले लो, दूसरा रो से K2 कॉमन ले लो, तो K1 टाइम्स K2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ABC, है ना। अगर K1 कॉमन ले लिया, K2 बाहर ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ फिर से ये चीज़ बच जाएगा, और ये क्या है, बॉक्स ऑफ ABC, तो इसको K1 K2 टाइम्स ABC लिख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी जगह में काम आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्डर है, तो A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले A है, फिर B है, फिर C है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग डॉट और क्रॉस को जो है इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो A क्रॉस B डॉट C, ठीक है। और इंटरचेंज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हम लोग रोज एंड कॉलम जो इवन टाइम्स इंटरचेंज कर सकते हैं। तो A डॉट B क्रॉस C का मतलब क्या है कि सेकेंड रो में B1 B2 B3, थर्ड में C1 C2 C3, ऊपर में A1 A2 A3, है ना। अब मैं अगर A क्रॉस B लिखूं तो क्या आता कि I J K, है ना, फिर A1 A2 A3 B1 B2 B3, C के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो I J K की जगह C1 C2 C3 लिख दिया, ठीक है। अब दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो ये दोनों, एक बार ये दोनों को एक्सचेंज किया मैंने रो, ठीक है। तो ये C1 C2 C3 ऊपर चला गया, A1 A2 A3 ऊपर चला नीचे आ गया, ठीक है। और फिर एक बार मैंने A1 A2 A3 और फिर उसको यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया, है ना। तो फिर मैंने दो रो एक्सचेंजेस कर दिया, तो एक बार माइनस आएगा, फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों जो है ये सेम आ जाएगा, ठीक है। तो A डॉट B क्रॉस C लिखो, या फिर A क्रॉस B डॉट C लिखो, जब तक ये ABC का जो ऑर्डर है वो सेम है, मतलब मेंटेन्ड है। तो ABC का ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन्ड है ना, तब वो सेम ही होगा। तो ABC लिखो या फिर BCA लिखो, है ना। तो इसमें क्या है, ABC हो रहा है साइकिल, या फिर CAB लिखो, है ना, CAB, तो सेम साइकिल में जा रहे हैं, तब फिर वो जो है सेम होगा, है ना। अब लेकिन मान लो कि मैंने बस एक रो एक्सचेंज किया, है ना, कि A को यहाँ पर ले आ गया, C को यहाँ पर, तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ वो हो जाएगा, तो माइनस ऑफ CBA हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, ख़राब हो गया, है ना। ABC होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ACB हो गया, तब फिर आगे में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैंने BAC कर दिया, तब फिर यहाँ पर क्या, ABC का ऑर्डर ख़राब हो गया, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बार यूज़ होता है।
अब फिर मान लो कि मेरे पास बॉक्स ऑफ ए प्लस बी सी डी है, तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 है, फिर C1 C2 C3, फिर D1 D2 D3। तो डिटर्मिनेंट को जो है हम लोग इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं कि A1 प्लस B1 है, तो फिर A1 C1 D1 लिख लो, फिर A2 C2 D2, फिर A3 C3 D3, प्लस फिर यहाँ पर B1 C1 D1, B2 C2 D2, B3 C3 D3। तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ ACD प्लस बॉक्स ऑफ BCD। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट अगर नहीं पढ़ा है तो यहीं पर समझ लो कि ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर बाद में जब हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में आएंगे तब ये सारा फिर से रिकैप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप से है बॉक्स ऑफ A प्लस बी सी डी, तो इसको हम लोग इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं कि बॉक्स ऑफ ACD प्लस बॉक्स ऑफ BCD। ठीक है, और सारी वही डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज से जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास मल्टीपल कुछ इस टाइप से कि बॉक्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी, फिर C प्लस ए। ठीक है, तो अगर इसको मेरे को ब्रेक करना है तो इस टाइप से हम लोग मतलब एक टाइम पर एक ही को ब्रेक कर सकते हैं, बाकी सबको सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ A प्लस बी, फिर यहाँ पर B प्लस सी, फिर यहाँ पर C आ गया, प्लस फिर A प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पर A आ गया। ठीक है, तो एक बार में एक ही को ब्रेक कर सकते हैं और फिर बाकी को सेम रखना पड़ता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज़। अब फिर मान लो कि मैं क्या कर सकता हूँ कि ये वाला जो है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ दो पार्ट में, है ना। तो मैंने क्या किया, A प्लस बी को सेम रखा और फिर C को यहाँ पर सेम रखा और फिर एक बार मैंने B ले लिया और फिर एक बार यहाँ पर C ले लिया। ठीक है, तो खुद से लिख के देखो, समझ में आ जाएगा। और फिर इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना, कि A प्लस बी एक बार B को लिया, फिर एक बार यहाँ पर C को लिया। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर C आ गया, तो ये क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया, है ना। फिर यहाँ पर जो है अब सोच सकते हो कि इसको फिर से दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि A प्लस बी, फिर यहाँ पर BC है। ठीक है, तो एक बार ब्रेक करेंगे तो ABC आएगा। ठीक है, एक बार फिर दूसरा पार्ट जो ब्रेक होगा वो BBC आएगा, तो BBC तो ज़ीरो हो गया क्योंकि B और B सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये बच गया। अब यहाँ से क्या बचेगा कि अगर मेरे पास A प्लस बी है तो एक बार ब्रेक करेंगे तो A आएगा। ठीक है, तो A आ गया तो वो ज़ीरो हो गया, और फिर एक बार ब्रेक करेंगे तो BB आएगा, तो वो BB फिर ज़ीरो, तो ये जो है ये पूरा ज़ीरो हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि A प्लस बी सी है, अगर मैंने एक बार ब्रेक किया तो A आ जाएगा, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और फिर दूसरी बार अगर मैंने ब्रेक किया तो BC आ जाएगा। ठीक है, जिसको कि मैं ABC लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ABC प्लस ABC, तो ये 2 टाइम्स ABC आ जाएगा। अगर मैंने अभी जो बोला समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखो और ये सारे को खुद से लिखो कॉपी में। ठीक है, तो इसको जो हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी प्लस है, तो इसको 2 टाइम्स ABC लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल एक फॉर्म ये है, और इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे A प्लस बी है ना, तो B प्लस सी है। ठीक है, फिर C प्लस A है। ठीक है, तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि इसको जब ब्रेक करेंगे तो एक बार क्या आएगा, ये A आएगा, ये B आएगा, ये C आएगा, है ना, तो वो तो यहाँ पर आ जाएगा कि A B C आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा कि एक बार A आएगा, एक बार B आएगा, एक बार A आएगा, तो वो दो बार A आ गया, तो ये क्या हो जाएगा A B A, है ना। तो जैसे ही दो सेम आ गया मतलब ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो वो ज़ीरो हो गया, तो A ज़ीरो हो गया, फिर उसके बाद B वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। फिर B A वो भी ज़ीरो होगा, फिर C वो भी ज़ीरो होगा, फिर A। ठीक है, तो वो बच जाएगा A, तो इस टाइप से भी सोच सकते हो। ठीक है, और ये क्या, ये फिर से ABC है, तो इसको हम लोग 2 टाइम्स ABC लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने जो बोला समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो इतना पार्ट को रिवाइंड करके। तो एक जनरल फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मान लो मेरे पास ABC वेक्टर है और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर है अल्फ़ा 1 A वेक्टर प्लस अल्फ़ा 2 B वेक्टर प्लस अल्फ़ा 3 C वेक्टर, फिर B1 A वेक्टर प्लस B2 B वेक्टर प्लस B3 C वेक्टर, फिर गामा 1 गामा 2 गामा 3 है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में मेरे पास ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, फिर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 गामा 1 गामा 2 गामा 3 टाइम्स ABC। ठीक है, अब ये आया कैसे, तो इसके बारे में ऐसे सोच सकते हो। तो इसको अगर मैं ब्रेक करते जाऊंगा, ठीक है, तो एक बार क्या आएगा कि अल्फ़ा 1 A वेक्टर टाइम्स दिस, है ना, बीटा 1 A वेक्टर टाइम्स फिर ये तीनों, तो जैसे ही A वेक्टर आ गया तो वो वाला चीज़ ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है,
फिर ए वेक्टर के साथ ये बी वेक्टर है ना, तो अल्फ़ा 1 बीटा 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पर ए वेक्टर वो ज़ीरो होगा, बी वेक्टर वो ज़ीरो होगा, फिर ये सी वेक्टर वाला जो है वो पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो एक क्या बचेगा, अल्फ़ा 1 बीटा 2 गामा 3 ए बी सी, ठीक है, एक वो बचेगा। फिर अल्फ़ा 2 के साथ वैसे ही सोचो, अल्फ़ा 2 बी के साथ एंड सो ऑन, तो वैसे ही एक्सपेंड करते जाओगे और फिर सबको अगर लिखोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो या तो अगर टाइम है तुम्हारे पास तो वो पूरा एक्सपेंड करके लिखो, लास्ट में ये आ जाएगा, और नहीं तो फिर इसको याद कर लो, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में आया है तो इस टाइप से जो है सोच सकते हो, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ले लिया, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, और फिर गामा 1 गामा 2 गामा 3, और फिर बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है। आई नो अभी खाली कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो थोड़ा लग रहा होगा आप लोगों की क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे, तो एक बार जो है कॉन्सेप्ट सारा कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो कोलिनियर वेक्टर्स थे और कोप्लेनर वेक्टर्स थे, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उसका कॉन्सेप्ट देख लें। तो सबसे पहले तो कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या है कि वो लोग एक लाइन के पैरेलल हैं। तो ये जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, अब मैं कोई भी इसको स्केलर टाइम्स कर दूँ लैम्डा टाइम्स, तो उससे क्या होगा कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, है ना, बस ये क्या होगा कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर मैं 2 टाइम्स कर दूँ तो इतना बड़ा हो जाएगा, अगर मैं -2 कर दूँ तब फिर ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो और उसको हम लोग ऊपर नीचे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होगा कि अगर मैं बी वेक्टर को ए वेक्टर दोनों को कोलिनियर कह रहा हूँ तो वो बस एक स्केलर टाइम्स ये होगा, मतलब कि हम उसको बस स्केल कर रहे हैं, है ना, स्केलर से। तो बी वेक्टर जो है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर है, ठीक है। तो ये कोलिनियर वेक्टर्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोगों ने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मॉड ए मॉड बी आएगा, क्रॉस ले लेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसको जो है हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बी वेक्टर जो है हम लोग बस ए वेक्टर के फॉर्म में जो है, मतलब ए वेक्टर को ही हम लोग बस, मतलब कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है बी वेक्टर में, ठीक है। तो ए वेक्टर है तो पहले से एक डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन है, बस इसी को स्केल कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इसी में रह जाएंगे, है ना। तो कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो ये बी वेक्टर और ए वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब बी वेक्टर को हम लोग कंप्लीटली ए वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि ये कोलिनियर नहीं होता, मान लो कि बी वेक्टर कुछ इस टाइप से, ठीक है। तब फिर क्या होगा कि ये जो बी वेक्टर है इसका इसके अलोंग कुछ कंपोनेंट है और इसके परपेंडिकुलर कुछ कंपोनेंट है, ठीक है। तो बी वेक्टर जो है कंप्लीटली ए वेक्टर के टर्म्स में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, है ना, मतलब उसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब एक नया यहाँ पर ये कंपोनेंट आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो है ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिखने का और एक क्या तरीका है कि जैसे बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर आ गया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर इसको हम लोग m1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस m2 टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का। जैसे हमारे पास 3 वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, तो अगर हम लोग कोई भी ए वेक्टर बोल रहे हैं जिसका कॉम्पोनेंट्स a1 a2 a3 है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग ये आई कैप जे कैप के कैप का जो है हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, है ना, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। तो हम लोग ये तीनों वेक्टर्स जो हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग 3D जो स्पेस है उसमें कोई भी वेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, और मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ m1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस m2 टाइम्स m2 टाइम्स बी वेक्टर, और ये m1 और m2 जो है दोनों ज़ीरो नहीं है ना। जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये अगर मैं बी वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर लिखूँ, तब फिर मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो ये m1 क्या हो गया 2 हो गया, m2 क्या हो गया -1 हो गया, तो ये नॉन ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है, ठीक है। और ये वाला जो केस है, अगर मैं ये लिखता हूँ कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, है ना, तो इस केस में क्या होगा कि a1 को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, a2 को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, a3 को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये आई कैप जे कैप के कैप जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है
है ना। मतलब कि जे कैप को मैं आई कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करा सकता हूँ, है ना, के कैप को मैं आई कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करा सकता हूँ। तो अगर दो वेक्टर्स हैं m1 ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, और फिर इसमें जो है m1 और m2 जो है नॉन ज़ीरो नहीं हो सकता है ना, ये दोनों को जो है ज़ीरो ही होना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। या फिर अगर m1 ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर जो है ज़ीरो है, तो m1 m2 जो है ज़ीरो होना पड़ेगा अगर ए वेक्टर बी वेक्टर जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का। ठीक है, तो इमेज कंप्रेशन वगैरह में ये काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, बाद में अगर इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें इंडिपेंडेंट बेसिस के लिए फाइंड करते हैं। तो मान लो दो वेक्टर से हम लोग तीन वेक्टर्स पे जाते हैं। तो एक प्लेन है, मान लो कि ए वेक्टर है मेरे पास और दूसरा मेरे पास बी वेक्टर है। ठीक है, दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो अगर ये सी वेक्टर जो है इसके प्लेन में है, ठीक है, इसी सेम प्लेन में, तब तो फिर मैं उसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो सी वेक्टर मान लो कि कुछ 2 टाइम्स ए वेक्टर है प्लस 3 टाइम्स बी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर इसके प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं तो मैं उसको ये दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मान लो सी वेक्टर जो है ये प्लेन से बाहर आ गया। जैसे ये एक पेपर है तो इसमें मान लो दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इसके प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं उसको मैं एक्सप्रेस करा सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ए वेक्टर और बी वेक्टर के। ठीक है, लेकिन अगर सी वेक्टर बाहर आ गया तब मेरे को प्लेन से एक बाहर एक चाहिए वेक्टर, तभी मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ, तब फिर मैं क्या कहूँगा कि तीनों लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, है ना। तो इस केस में क्या किया हम लोगों ने, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और फिर ये नॉन जीरो था, है ना, 2 3 -1, और फिर हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो आ गया। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लीनियरली लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। मतलब कि एक वेक्टर को हम लोग एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बाकी दो वेक्टर्स हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो सी वेक्टर जो है वो प्लेन से बाहर हो जाता। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता कि m1 ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर प्लस m3 सी वेक्टर ज़ीरो तभी होगा जब m1 m2 m3 तीनों ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये भी है कि हम लोग कोई भी ये जो सी वेक्टर है उसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एक्सप्रेस नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो प्लेन से बाहर है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, a1 a2 a3 ए सो ऑन अप टू an। ठीक है, तो इसका मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, कुछ m1 m2 m3, तो ऐसे करके लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, इक्वल टू ज़ीरो किया, और फिर ये ज़ीरो तभी होगा जब m1 m2 m3 ये mn जितने भी ये हैं स्केलर्स ये सारे ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। मतलब हम लोग एक वेक्टर को बाकी सारे वेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करा सकते हैं। तो जैसे आई कैप जे कैप के कैप हो गया। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप हो गया, तो ये तीनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है ना। के कैप को मैं आई कैप के टर्म्स में नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, और कोई भी अगर मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ m1 आई कैप प्लस m2 जे कैप प्लस m3 के कैप, तो अगर इसको ज़ीरो होना पड़ेगा तो m1 को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, m2 को भी ज़ीरो, m3 को भी साथ में ज़ीरो होना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर मैंने इस टाइप से लिया और फिर ये सारा जो है मतलब कोई भी एक नॉन ज़ीरो आ गया, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग एक वेक्टर को जो है बाकी सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस करा सकते हैं। तो उस केस में जो है हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट शायद अभी आप लोग को उतना इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में जब इंजीनियरिंग करोगे तब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इमेज कंप्रेशन वगैरह में, कि एक इंडिपेंडेंट बेसिस फाइंड आउट करो। तो जैसे एक इमेज क्या होता है, फ़ोटो, वो बहुत सारे पिक्सेल्स के वैल्यूज़ होते हैं, है ना। तो एक मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स का अगर आपको एक इंडिपेंडेंट बेसिस आ गया, ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है कि उसके जितने भी कॉलम्स है उसको आप लोग एक वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको एक इंडिपेंडेंट बेसिस आ गया तब फिर आपको बस ये बताना पड़ेगा कि क्या लीनियर कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम लोग वो मैट्रिक्स को फिर से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को इमेज कंप्रेशन कहते हैं, कि हम लोग को सारा पिक्सल वैल्यूज़ नहीं भेजना पड़ेगा, हम लोग बस बेसिस भेज देंगे और फिर क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है वो हम लोग भेज देंगे।
तो अभी शायद समझ में ना आया होगा आप लोग को, लेकिन जब इंजीनियरिंग करोगे तब फिर ये सारा चीज़ सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए नहीं भी तो बाद में फ्यूचर के लिए। अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जैसे नाम कह रहा है तो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा यहाँ पर भी, तो 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, और वेक्टर बोल रहा है मतलब कि एंड रिजल्ट जो है वो वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग तीनों इस टाइप से लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो इसको आप कैसे सोच सकते हो कि मेरे पास बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, अब मैंने जो है इसका क्रॉस लिया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तब फिर वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है ना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। अब कोई भी एक और एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ए वेक्टर का क्रॉस ले रहा हूँ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ। ठीक है, तब जब जो नया वेक्टर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा कि अब वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और फिर वो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तब फिर वो क्या होगा कि वो वापस बी वेक्टर क्रॉस मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो मैंने कहा उसको सोचो थोड़ा सा कि बी वेक्टर सी वेक्टर है एक कोई प्लेन में, और फिर मैंने बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिया, तब फिर वो क्या हो गया कि बी वेक्टर सी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर आ गया, है ना। फिर मैंने ए वेक्टर है उसके साथ उसका क्रॉस लिया, तब फिर अगर मैं क्रॉस लूँगा तब फिर वो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और फिर ये जो नया वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है ये बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ कोप्लेनर होगा। तो कोप्लेनर होगा मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है इसको हम लोग एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ, तो फिर से सोच सकते हो इसके बारे में पॉज करके। तो अब हम लोग को बस ये पता करना पड़ेगा कि ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मली यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहे हैं, तो मैं बस आपको वैल्यू बता देता हूँ। तो इतना तो समझ में आ गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन में ही होगा, मतलब कि ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखना है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो बीच वाला है बी वेक्टर उसको यहाँ पर लिख दो, और फिर ये साइड वाला जो है सी वेक्टर उसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, और फिर ए डॉट सी ले लो यहाँ पर, तो ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर माइनस फिर ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो है ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये मैटर करता है कि ब्रैकेट हम लोग कहाँ पर लगा रहे हैं, मतलब ये सेम नहीं होता है कि ए क्रॉस मतलब ए क्रॉस बी अगर लोगे तो जैसे ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी अगर लेंगे तो वो जो वेक्टर होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। फिर कोई भी सी वेक्टर है, अब मैंने सी क्रॉस ए क्रॉस बी ले लिया, तब फिर ये जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा कि वो परपेंडिकुलर होना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, तब फिर वो वापस ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये जो होगा ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, तो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखना है तो ये जो बीच वाला है इसको यहाँ पर लो, और फिर ये साइड वाले को यहाँ पर लो, और फिर ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर, और फिर माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको याद कर लो। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी है, तब फिर ये इसी के कॉम्बिनेशन के बीच में लिखेंगे बी और सी के, तो ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर, तो बीच वाला जो है बीच में लिख दो और ये साइड वाला जो है साइड में लिख दो। ठीक है, तो ए डॉट बी टाइम्स ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर। ठीक है, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो मान लो कि मेरे को आई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर निकालना है। ठीक है, आई कैप, तो क्या होगा कि इसको मैं अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। ठीक है, ये निकालना है।
तब फिर मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो बीच वाला है उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। तो आई डॉट आई, तो आई डॉट आई टाइम्स ए वेक्टर माइनस, फिर मैं क्या करूँगा कि आई डॉट ए, ठीक है, आई डॉट ए टाइम्स फिर यहाँ पर आई कैप, ठीक है। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर माइनस ये ए वेक्टर डॉट आई कैप, तो ये A1 आई कैप, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है कि मान लो कि मेरा वेक्टर जो है वो ये है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। तो अगर मैं ये करता हूँ आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, तो ये क्या आ रहा है ए वेक्टर माइनस A1 आई कैप, तो A1 आई कैप हटा देंगे तो A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो अगर मैं आई के साथ ऐसा कर रहा हूँ तो आई वाला कंपोनेंट हट जा रहा है और मेरे पास जे और के का कॉम्बिनेशन आ जा रहा है A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। फिर अगर मैं जे के साथ करूँगा तो अब ये खुद से जैसे हम लोगों ने आई के लिए किया तो यहाँ पर जे डॉट जे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जे डॉट ए आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो जे वाला कंपोनेंट है वो हट जाएगा और आई और के वाला जो है वो बच जाएगा, ठीक है। इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर के साथ करेंगे तो के वाला कंपोनेंट हट जाएगा और आई और जे वाला बच जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और इसको हम लोग बाद में सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अब और एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, है ना, ए वेक्टर है और फिर दूसरा बी वेक्टर है, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला गया है कि ये दोनों के बीच में जो भी एंगल है उसको जो बाइसेक्ट करता है उसके अलोंग मेरे को वेक्टर चाहिए, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग। तो एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये पैरेलल मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में तो ये जो डायगोनल होता है वो एंगुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मतलब ऐसे सोच सकते हो कि अगर ए वेक्टर करता हूँ मैं, ये बी वेक्टर है, ठीक है, तब फिर मतलब ये डायगोनल जो है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल को तो बाइसेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं ए वेक्टर को बहुत बड़ा कर दूँ तो फिर ये और इस तरफ आ जाएगा। तो एंगुलर बाइसेक्टर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए वेक्टर के अलोंग जो है मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, मान लो ए कैप, ठीक है, और बी वेक्टर के अलोंग मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया बी कैप। तो अब जो ये बनेगा, अब ये क्या बनेगा, ये एक रोम्बस बनेगा, ठीक है। तो रोम्बस में क्या होता है कि अगर मैं डायगोनल लूँगा, ठीक है, अगर मैं डायगोनल लूँगा तो फिर वो इससे भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा, उतना ही डिस्टेंस रहेगा, तो ये जो है एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो दिमाग में रखने का क्या बात है कि अगर मेरे को बाइसेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि उस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लूँगा और फिर ये दूसरा जो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर ले लूँगा, तो ए कैप हो गया, बी कैप हो गया, और फिर अब ये डायगोनल क्या हो गया कि ए कैप प्लस बी कैप, है ना। तो ये डायरेक्शन आ गया तो कोई भी मैं लैम्डा टाइम्स इसको कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ये आ गया। और फिर अगर एक्सटर्नल चाहिए तो फिर मैं ए कैप माइनस बी कैप कर दूंगा, ठीक है। तो ये माइनस बी कैप मतलब यहाँ पर कुछ आ जाएगा और फिर यहाँ पर जो ये एक्सटर्नल वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अलोंग दी बाइसेक्टर बोला गया है मतलब लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस माइनस बी कैप ऐसे, ठीक है। तो अगर इंटरनल एक्सटर्नल नहीं मेंशन किया है तो फिर दोनों को कंसीडर करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एंगुलर बाइसेक्टर में चाहिए तब फिर यूनिट वेक्टर ले लो ए कैप बी कैप और फिर दोनों का डायगोनल का मतलब दोनों को ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तब फिर दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो हमको मिल जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट एक कॉन्सेप्ट क्या रह गया है कि जो भी चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले सबके केस में, तो जैसे मान लो कि एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन है ए बी, तो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, कोई भी पॉइंट p है जो कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो p का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, है ना। फिर m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। p का कोऑर्डिनेट ऐसे निकलता है। अब सेम चीज़ को वेक्टर में एक्सटेंड कर सकते हैं कि मान लो कोई भी ए बी है तो ये ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, तो कोई भी ये पी चाहिए मेरे को जिसका पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर है जो कि m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो फिर से सेम चीज़ कि m टाइम्स बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर मतलब ऑरिजिन से जो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ जो भी पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में उसको डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप से, m टाइम्स बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर बाई m प्लस n, ठीक है। फिर मान लो एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा कि m टाइम्स x2 माइनस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, तो सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी कि m टाइम्स बी वेक्टर माइनस n टाइम्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाई m माइनस n,
ठीक है। और फिर मिड पॉइंट के लिए क्या था कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जो भी चीज़ पढ़ा है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसे ट्राइंगल है अगर मेरे पास, ठीक है, तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होता है कि जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो इसका सेंट्रोइड क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो वेक्टर के केस में क्या हो जाएगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि हम लोग पोजीशन वेक्टर को बोल रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जो है कोऑर्डिनेट्स का एनालॉगस सोच सकते हो, ठीक है। तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो ये सेंट्रोइड का वेक्टर आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। और जैसे ये रहता है ट्राइंगल में कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, तो ये सेंट्रोइड जो रहता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये वेक्टर के केस में भी रहेगा। तो अगर मेरे पास जी वेक्टर दिया हुआ है ना, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर दिया है, और कोई भी ये मान लो ऑर्थो सेंटर इसका पोजीशन वेक्टर दिया है और सर्कम सेंटर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो जी वेक्टर क्या आ जाएगा कि 2 टाइम्स ओ वेक्टर है ना प्लस 1 टाइम्स एच वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, ठीक है। तो इस टाइप से जो है जो भी स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है या फिर जो हम लोग पढ़ेंगे जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब ये वाला चीज़ जो है वेक्टर में जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है तो वो सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई मेंस में 19 जेई मेंस 2019 2020 में, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं एज अ PDF भी डाल दूंगा प्रॉब्लम सेट, तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। तो ये एक साइकिल होता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझा, फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने गए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर कहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तब फिर वापस कॉन्सेप्ट पे गए, ठीक है। तो ये साइकिल जो है चलते रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, ठीक है, फिर जेई मेंस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो मान लो वापस फिर से कॉन्सेप्ट में गए। तो ये वाला साइकिल जो है ये चलते रहेगा और फिर इस तरीके से कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होते रहेगा और फिर प्रैक्टिस भी होते रहेगा, ठीक है। तो आई नो हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट पर अभी फोकस किया है और फिर जब हम लोग ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब फिर अपने आप जो है आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा समझ में आते रहेगा, ठीक है। तो जेई मेंस 2020 और फिर उसके बाद 2019 जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग आने वाले वीडियोस में जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस है इसको मैं एज अ PDF अटैच कर दूंगा, तो वो प्रॉब्लम सेट रहेगा आप लोगों के लिए। तो पहले खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको एज अ वीडियो सोल्यूशन जो है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी कॉन्सेप्ट जो है मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तब फिर से जाके वो कॉन्सेप्ट देख लो, है ना, और फिर ट्राई करते रहो, तब फिर जो है सॉल्व होते रहेगा, मतलब और कॉन्सेप्ट जो है क्लैरिटी आते रहेगा। और मेरा और एक रिक्वेस्ट क्या रहेगा आप लोगों से कि हम लोगों ने जितना भी चीज़ पढ़ा है अभी तक, ठीक है, जितना भी चीज़ पढ़ा है तो उसको जो है आप लोग एज अ मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है तो उसको जो है आप लोग एक समरी बनाओ, ठीक है, और समरी बना के जो है उसको ईमेल कर दो मेरे को, ठीक है। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट मेरे को थोड़ा साइज़ बड़ा करने दो। तो abhshek@956.iitkgp@gmail.com, ठीक है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है अभी तो वो सारे कॉन्सेप्ट को समराइज़ करके एक पेज में, ठीक है, एक पेज में या फिर मैक्सिमम 2 पेज में, अगर एक पेज में नहीं हो पा रहा है तब फिर 2 पेज में, नहीं तो मैं प्रिफर करूँगा कि एक पेज में पूरा चैप्टर का जो है समरी 1 पेज समरी करके जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो सबको समराइज़ करो। और समराइज़ करने में ऐसा नहीं कि पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बस जो भी मैथमेटिकल नोटेशंस है उसके हिसाब से लिखो और फिर जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं या फिर कहीं पर ड्राइंग्स इंपॉर्टेंट है तो वो सारा चीज़ को जो है वो सारा लिख के और फिर इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर दो, ठीक है। तो फिर जो भी स्टूडेंट्स जो हैं इस पर सबमिट करेंगे तब मैं देखूंगा कि किसका अच्छा है और फिर मैं स्टूडेंट्स लोगों के साथ शेयर कर दूंगा उसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका एक समरी बन जाएगा और जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है
मैं PDF प्रोवाइड कर सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन अच्छा क्या होगा कि आप लोग खुद से वो सारा कॉन्सेप्ट जो है पेन और पेपर लेके बैठ के खुद से लिखो, तो वो लिखते वक्त भी जो है वो कॉन्सेप्ट दिमाग में फिर से स्ट्राइक होते रहेगा और फिर वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जितना भी हम लोगों ने किया उसको समराइज़ करके ये ईमेल आईडी पर भेज दो, abhishek.mshr956.idkzp@gmail.com। ठीक है, तो 1 पेज समरी करो, फ़ोटो खींचो और फिर फ़ोटो यहाँ पर भेज दो। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। नेक्स्ट काम होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो फिर नेक्स्ट वीडियो से जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन जो भी PDF अटैच्ड है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो उसको प्रॉब्लम्स को एक बार पहले खुद से सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद जो है वीडियो सॉल्यूशंस देखो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।